Hello everyone. How is your revision going on? I hope my revision series is helping you. Yes. So let us revise next chapter today, that is controlling. Controlling is chapter 8 in your 12th business studies. Right? And I tell you what, controlling is my favorite chapter. Ask why. बहुत easy है, बहुत छोटा है और बहुत स्कोरिंग है. देयर इज नथिंग टेक्निकल, इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग एंड इट हैज गुड वेटेज आल्सो इन द एग्जामिनेशन. इसमें से 4-5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है. सो लेट अस स्टार्ट रिवीजन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? अभी तक हमने क्या करा है? वी हैव डन 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? हमने प्लान किया, हमने ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर हमने उसमें वेकेंट पोजीशंस फुलफिल की, और फिर हमने एम्प्लॉयज से काम कराया. वी डायरेक्टेड देम टू एक्चुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज डिजायर्ड, है ना? जिस तरह से काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, हमने उनको उस तरह से डायरेक्टिंग करके उनसे काम कराया. तो अब जब काम हो रहा है या हो चुका है, नाउ व्हाट यू नीड टू सी, यू हैव टू चेक कि जो हमने एक्चुअली हम वी आर अचीविंग या वी आर डूइंग द वर्क, इज इट एक्चुअली गोइंग एज पर द प्लान्स और नॉट. अब हमें ये तो देखना है ना. वी जस्ट कैन नॉट close their eyes and continue walking. We have to see that whether we are walking in the right direction, and that is what is all about controlling. हम controlling में क्या करते हैं? It is the last function of the management cycle. We actually check our actual performance with the planned performance, right? Ideally controlling is done at the end. हम लास्ट में करते हैं कंट्रोलिंग को, लेकिन कभी कभी व्हेन योर ऑपरेटिंग साइकिल इज वेरी लार्ज, तो आप बीच में भी कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ or maybe at the end of the quarter, just to check that is your actual performance going according to the planned performance, और अगर कोई deviation है तो फिर उसको कैसे ठीक करें. So that is controlling, right? So let us read the definition. Controlling is the function of management which is concerned with ensuring that the activities are performed as per plans. Actual performance is evaluated against the planned performance and corrective measures are taken. क्लियर है कि हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले मेजर किया कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ आर टारगेट्स वर टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स पर मंथ, तो आप एक मंथ के एंड में आप देखो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. मे बी यू हैव अचीव्ड, लेट्स से you have produced 200 units, then it is fine, your actual performance is as per the plans or the standard performance, right? But let's say if your actual performance comes out to be 160 units, so then it is a matter of concern, and then you should actually see कि ये जो deviation है आपको 200 से 160 रह गई है, तो वो क्यों रह गई है. And if you find the reasonable reason to it, then you take the measures to correct that, right? So that is all about controlling. Controlling just does not end by comparison, it ends at taking the corrective measures to check those deviations, right? Now what are the features of controlling? One is goal oriented. सबसे important feature है कि controlling aims at achieving the goals, है ना? हमने planning में goals set करें, तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि आपके गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए, या इन बिटवीन अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या हम एक्चुअली अपने गोल की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो इट इज ऑल अबाउट गोल ओरिएंटेशन. ये सारे फंक्शंस में आता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इटसेल्फ द मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये फीचर हर फंक्शन में है. ओके. Pervasive. Again, pervasive is it present everywhere, required by all types of organizations at all levels in the all organizations and in all levels of management in all departments. Controlling की जगह सब जगह controlling की जरूरत. It is there at every place. आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ही है या ओनली टॉप मैनेजमेंट हैज टू कंट्रोल. जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है वो ये चेक करता है, कंट्रोल करता है कि आपका स्टैंडर्ड्स या आपकी क्वांटिटी इज एज पर द प्लान और नॉट, राइट? मिडिल लेवल को कुछ और लेवल पे कंट्रोलिंग करनी होती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट कैसी जा रही है. टॉप मैनेजमेंट को देखना होता है कि परफॉर्मेंस और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हैव बीन अचीव्ड और नॉट. So it is present everywhere, and it is not only present in the business organizations, in the non business organizations also. हम घर में भी देखते हैं कि हमारी बजटेड एक्सपेंसेस, हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो बजटेड के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट? क्लब्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस में, सब जगह कंट्रोलिंग की जरूरत है.
right? Otherwise activities will go haywire, right? Next is forward and backward looking. ये बहुत important function है, इस पे question आ जाता है maximum times कि controlling is whether forward looking or backward looking. So let me tell you that controlling is both. Controlling is forward looking also and backward looking also. Controlling में forward looking कैसे है, आगे कैसे कहते हो, आप कहते हो कि मैम controlling is the last function of management, तो how is it forward looking? There is nothing ahead now. इसके बाद तो कुछ नहीं है करने के लिए. है कंट्रोलिंग के बाद हमें अगली प्लानिंग करनी है फॉर द नेक्स्ट मैनेजमेंट साइकिल. तो जो अगली प्लानिंग है वो यूज करेगी इस करंट ईयर की या करंट साइकिल की कंट्रोलिंग को एज अ बेस. तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर द नेक्स्ट प्लानिंग. ठीक है. एंड इट इज बैकवर्ड लुकिंग क्योंकि आप जब कंपैरिजन करते हो तो आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो? You go back and see what was planned in the planning in the initial stages, है ना, और फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे होते हो. दैट मीन्स यू आर मूविंग बैक. आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि क्या आपकी एक्चुअल है और क्या आपने प्लान किया था. ठीक है. तो इस तरह से वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो एंड बैकवर्ड लुकिंग ऑल्सो. एंड इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. इट डज नॉट स्टॉप लाइक अदर फंक्शंस कि एक बार आपने कंट्रोलिंग कर ली अभी मैनेजमेंट साइकिल के लिए, फिर अगली प्लानिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंट्रोलिंग, फिर उस प्लानिंग के लिए फिर कंट्रोलिंग होगी एट द एंड टू सी वेदर प्लान्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट. Yes, so controlling is a continuous function till the time the organizational functions goes on. जब तक organization की activities चल रही हैं, जब तक organization है, controlling will continue to go, right? You cannot skip this function, right? Or it does not end. मैनेजमेंट साइकिल खत्म हो गई एक तो कंट्रोलिंग फिनिश, नो, नेक्स्ट मैनेजमेंट साइकिल के लिए फिर हम कंट्रोलिंग करेंगे. Importance of controlling. Controlling is very, very important, children. I told you it's not only to check the deviations, for other reasons also. So let us find out the reasons why controlling is important. Achievement of organizational goals सबसे important है. आपको ये चेक करना है कि जो गोल्स आपने सेट किए थे प्लानिंग में के टाइम पर, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए. So that is why controlling is very important to see or to let the goals achieve. अगर आपने सपोज 1 मंथ के एंड में आपने कंट्रोलिंग करी और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हम डिविएट हो रहे हैं या वी आर नॉट गोइंग एज पर दी प्लान्स, तो आप उसी वक्त करेक्टिव एक्शंस लोगे. सो बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल योर गोल्स विल बी अचीव्ड. अगर आप कंट्रोलिंग ही नहीं कर रहे होते, बीच में रुक के कहीं आपने पॉज करके देखा नहीं होता कि आपकी एक्चुअली पिछली परफॉर्मेंसेस जो है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है, तो आप बस चले जा रहे हो, पता चला कि गलत डायरेक्शन में बढ़े जा रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. अभी तक हमने क्या किस चीज पे एम्फोसिस किया है? दैट वी आर चेकिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि सही जा रही है या नहीं प्लान के हिसाब से, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि मे बी आवर स्टैंडर्ड्स वर रॉन्ग, मे बी आवर प्लानिंग वाज समवेयर फॉल्टी. हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हम 200 यूनिट्स पर मंथ बनाएंगे, बट मे बी आवर स्टैंडर्ड्स इज नॉट एक्यूरेट. हम 3 मंथ्स तक लगातार वी आर able to produce 220 units, 225 units. So that means if 3 months continuously we are able to produce more, तो इसका मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स में कहीं फॉल्ट है ना. we were able to achieve more, we were able to produce more. yes, तो then we can actually correct the standards also. हम प्लानिंग को भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं at in the middle अगर हमें कहीं लगता है कि स्टैंडर्ड्स या प्लानिंग्स are not accurate. Optimum utilization of resources. Optimum utilization का क्या मतलब है? मैं every function and every chapter there is a term called optimum utilization. मैं अपनी हर वीडियो में ये बात समझाती हूँ हमें आपको कि optimum utilization का मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट. यानी कि आप एक यूनिट ऑफ रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट जब लेते हैं तब हम कहते हैं कि हमने वो रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करा है. ठीक है. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कंट्रोलिंग ये देखती है कि कोई रिसोर्स में कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हुई है बीच में, राइट. इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन. जब हमें पता होता है व्हेन वी चेक द कंपेयर द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वी फाइंड आउट कि कहीं कोई डिविएशन तो नहीं है. ठीक है. तो एंड इफ देयर इज नो डिविएशन एंड इफ वी आर गोइंग एक्चुअली एज पर द प्लान्स एंड वी आर गोइंग वेरी फाइन, तो हम एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करते हैं दैट सी वी आर डूइंग गुड जॉब. सो देन एम्प्लॉयज मोटिवेशन गेट्स बूस्टेड. या फिर अगर हमारा कहीं डिविएशन है, देन ऑल्सो वी मोटिवेट द एम्प्लॉयज to work better. Let's see, we are not able to achieve the target, so let us work hard
or harder so that our goals are achieved. So motivation of the employees is very important. Importance of controlling. It ensures order and discipline. Discipline maintain करता है क्योंकि every point of time you know that your performance will be checked against some standard performance. तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी अचीव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला तो है नहीं कि हमने क्या सोचा था. No, you have a target to compare, and then it ensures the order and discipline in the organization because everyone knows that what you have to achieve, and then if there is any deviation on part of anyone, तो आपको फिर you will be punished also. You can be, है ना. जब हम कहते हैं करेक्टिव एक्शंस लेने, हमें पता चला कि एम्प्लॉयज की नेग्लिजेंस की वजह से ये प्रोडक्शन सही नहीं हुआ है, या फॉल्ट आया है, या हमारा वी आर नॉट एक्चुअली मूविंग एज पर दी प्लान्स, तो फिर then what can we do? We can actually ask the employees to improve themselves, right? So it ensures discipline and order in the organization, and it facilitates coordination in action, coordination, इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन इन द एक्टिविटीज. तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको सबको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या क्या रिश्ता है. बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है. If you remember in the first chapter I told you there are 5 functions and they are go in a cycle. यहाँ से प्लानिंग शुरू हुई, हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, कंट्रोलिंग करी, और उस कंट्रोलिंग के आगे हमने फिर प्लानिंग करी. तो जो नेक्स्ट प्लानिंग है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस प्लानिंग. तो अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो अगली प्लानिंग आप कैसे करोगे? हाउ डू यू नो कि आप जो प्लान करते हो वो आप और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोई डिविएशन था या नहीं था? तो प्लानिंग कहाँ, किस बेस पे करेंगे? How do I set the targets? How do I set the standards? Because unless there is no controlling, you cannot set the targets, right? Similarly, controlling में हम कहते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो जब प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं है तो आप चेक किसके अगेंस्ट करोगे? अपने एक्चुअल को, right? That means controlling and planning, they both are complementary or they both are incomplete without each other. प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना अधूरी है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना अधूरी है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स. वन इज इनसेपरेबल ट्विन्स. इनको हम कहते हैं इनसेपरेबल ट्विन्स. ये दो ट्विन्स हैं जिन्हें अलग नहीं कर सकते दोनों साथ साथ घूम जाते हैं, राइट? या वी से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर इंटरडिपेंडेंट, है ना. ये सारे टर्म्स हम इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं कि आप इन कंट्रोलिंग और प्लानिंग को अलग अलग नहीं कर सकते. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे का बेस है, ठीक है. अभी मैंने समझाया कि कैसे प्लानिंग एक्ट्स एज अ बेस फॉर कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग एक्ट्स एज अ बेस फॉर नेक्स्ट प्लानिंग. क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव वर्सेस इवैल्यूएटिव. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं, डॉक्टर्स हमें चेक करते हैं और फिर लिख के देते हैं कि ये आप करोगे आगे, है ना. आप ये दवाई खाओगे, ये वाला कोर्स मेडिकल उसका मेडिसिन का कोर्स करोगे, ठीक है. तो ये क्या कहे? प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव. प्लानिंग प्रिस्क्राइब करती है व्हाट टू डू इन फ्यूचर, है ना, व्हिच कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक इन फ्यूचर. कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. जब आपने अब काम कर लिया, फिर कंट्रोलिंग इवैल्यूएट कर रही है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी. हम एग्जाम को कहते हैं ना इवैल्यूएशन हो रही है, तो हम चेक कर रहे हैं. When the teachers checks your notebooks, it is said कि evaluation process is going on, right? तो जब हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने किया वो ठीक किया या गलत किया, तो then we say it is evaluative. So planning is prescriptive and controlling is evaluative. Both are backward looking and forward looking. अभी तक थोड़े साल पहले तक we used to say planning is forward looking, controlling is backward looking. कि controlling पीछे मुड़ के देखती है और planning आगे का बताती है. लेकिन now the scholars have justified that both of them are both backward and forward, क्योंकि प्लानिंग भी पीछे की कंट्रोलिंग को यूज करती है तो बैकवर्ड होती है, और आगे के टाइम पीरियड के लिए हमारे लिए प्लान करती है, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करती है. तो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हो गई. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्योंकि कंट्रोलिंग भी पीछे मुड़ के आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके पुराने प्लान परफॉर्मेंस के साथ चेक करती है, दैट इज बैकवर्ड लुकिंग. एंड दिस कंट्रोलिंग helps the next or future planning. So it is a future forward looking also because it is helpful in the future.
ठीक है, so that is why we say that both planning and controlling are backward and forward looking. I hope this particular point is clear to all of you. Now next is process of controlling. Controlling का पूरा process क्या है, अभी तक तो याद भी हो गया होगा, है ना, मैं बार बार बता रही हूँ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं. So just let us read them in the points. The first step in the process of controlling is you set the standards by which performance will be measured. सबसे पहले आप standard को set करोगे, यानी कि plan करोगे. Yes, you will set your targets, you will set your plannings, you will do your planning or you will set the standards. ठीक है, फिर आपने एक बार अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, फिर आपने काम किया, देन यू विल मेजर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. द सेकंड स्टेप इज मेजर परफॉर्मेंस. ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यू विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अब हो रही है. ठीक है, then in the third step you will compare the actual performance with the standard performance and find out if there is any deviation. अगर कोई deviation है तो वो find out करोगे. जैसे अगर हम अपना पुराना एग्जांपल लें कि my target was, my standard was that in every month I should be producing 200 units और मेरी actual performance क्या रही है 160 units. So then I will compare both of them and then I will find difference कितना है 40 है, which is good difference, right? So then I will find out any deviation. So yes, there is a deviation which is of 40 units. उसके बाद you will determine the reasons for deviations. अब आप ये देखोगे कि 40 का difference क्यों आया. हमारी स्पीड कम थी, हमारे पास लेबर कम थी, हमारी मशीनरी की पावर कम थी, हमारी वेस्टेज ज्यादा हुई, हमें टाइम ज्यादा लगा बनाने के लिए, whatever the reason could be, right? Then management will find out the reasons for such deviations and then you will take the corrective actions if required. ठीक है, मे बी कि इस एक महीने में परफॉर्मेंस इसीलिए कम हो गई थी बिकॉज देयर वाज अ लॉकडाउन. ठीक है, तो फिर देन नथिंग कुड बी डन इन दैट. बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन योर परफॉर्मेंस वाज लेस क्योंकि आप एक हफ्ते के लिए फैक्ट्री बंद थी. अदरवाइज इट कुड हैव बीन ऑन टाइम, right? Yeah, you could have achieved your targets, then there is no corrective action which is required. But if everything was very normal और फिर आपकी परफॉर्मेंस अगर कम हुई है तो then you need to take some corrective actions that management will see what decisions to take and how. ठीक है, यहाँ पर process of controlling is over. जनरली बच्चे यहाँ पर लाके खत्म कर देते हैं, चेक कंपैरिजन विद द एक्चुअल एंड परफॉर्मेंस, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड एंड देन कंट्रोलिंग इज ओवर. नहीं, कंट्रोलिंग एंड्स एट योर करेक्टिव एक्शंस. तभी तो फायदा है कंपेयर करने का कि हम कोई एक्शंस लें और उसको इम्प्रूव करें, राइट? अब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, राइट? सो फर्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. वी कॉल इट CPC और KRAs, की रिजल्ट एरियाज. ये क्या होते हैं? देयर सर्टेन एरियाज जिसमें हमें वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. they are very critical, they are very important for the organization. they are the actually result areas, key points होते हैं कि अगर उनमें कोई deviation है तो then it should alarm us. so we should get conscious कि अरे इस point में difference है. कुछ points ऐसे होते हैं, कुछ areas ऐसे होते हैं कि अगर उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा deviations आ भी रहे हैं तो we can manage it. ठीक है, so let us read. For example, key points or key result areas are the areas which need tight control as they have significant impact on the performance of the firm. CPC suggests that not all deviations are significant and do not need monitoring and control. अब example लो, cost of raw material has increased by 2 rupees. आपको पहले कोई raw material 20 rupees per unit पे मिलता था, अब वो 22 रुपीज पे हो गया है. देयर इज अ डिविएशन. तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में कम होगा या ज्यादा होगा? बहुत होगा, बहुत होगा ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ टी हैज इंक्रीज्ड बाय 2 रुपीज. पहले कॉस्ट ऑफ टी 10 रुपीज की आती थी, अब टी 12 रुपीज की आती है. Is it very significant or is it going to give a significant impact on the business? नहीं होगा. कितना होगा? रिफ्रेशमेंट का खर्चा 1000 रुपए से ज्यादा 1200 रुपए हो जाएगा. That's it. इतना ही होगा ना. So that means it does not need monitoring और इसमें आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते. So this deviation is not very significant. तो that is why it is said कि critical point areas कि आपको ये देखना है कि कौन सा एरिया का डेविएशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे बिजनेस पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है, राइट? Another important point term is management by exception, MBE.
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिए कहते हैं कि एनी मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने पे लगे रहोगे तो आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, या हर एक जो डेविएशन है उसे आप कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर हम 200 यूनिट्स बनाते हैं, अगर इस एक पर्टिकुलर मंथ में या 2 महीने कंटिन्यूअसली आपकी 195 या 198 यूनिट्स बनी है, तो दिस डेविएशन इज नॉट टू मच टू गेट वरिड. बट अगर आपकी डेविएशन 160 है, 170 है या 230 है, तो देन यू मस्ट मैनेज इट एंड यू मस्ट फाइंड आउट द रीजंस फॉर डेविएशंस. अगर 2 यूनिट कम या ज्यादा हो रही हैं तो उसको आपको ज्यादा मैटर करने की जरूरत नहीं है. यू कैन नॉट बी एक्चुअली वेरी रिजिड विद द कंट्रोलिंग प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, that only significant deviations must be brought to notice or those which go beyond the permissible limit. अगर आपकी permissible limit से बाहर जाते हैं, plus minus 2 is always there, है ना. ये हमने अगर अपने लिए बोला है कि 1% deviation is acceptable, तो 200 यूनिट का 1% इज 2, तो 2 यूनिट्स कम ज्यादा है तो ठीक है, प्लस माइनस 2 इज ओके. अगर उससे ज्यादा है तो देन यू विल टेक करेक्टिव एक्शन. अगर एक ही यूनिट कम ज्यादा हो गई है और आप वरिड हो रहे हो एंड देन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल ये वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देन यू कैन नॉट हैंडल थिंग्स, राइट. सो ओनली दोज deviations which are significant or which have significant impact should be taken into care, right. So this was all about controlling chapter is finished. I told you it is very easy and very simple, right. I hope, children, I have been able to help you out through my revision series. Keep watching, stay with me for more videos and press like button. Thank you, take care, goodbye.